हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे 6 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हम लोग अपनी इस वीडियो क्लास में चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत देखा जाए तो प्रमुख राष्ट्रीय खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, विज्ञान तकनीकी से संबंधित खबरें, अर्थव्यवस्था से संबंधित खबरें, खेल जगत से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें, उत्तर प्रदेश स्पेशल, बिहार स्पेशल से संबंधित इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हम लोग चर्चा करते हैं। इस क्लास को हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है, जिस मासिक पैकेज के अंतर्गत डेली आपको वीडियो क्लास तो मिलता ही मिलता है। इसके साथ साथ में आपको क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी पर डे शेयर की जाती है। डेली 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है जो हमारे ऐप पर उपलब्ध होता है। आप हमारे ऐप पर वीडियो देखेंगे, वीडियो के बगल में पीडीएफ लगी रहती है, पीडीएफ के जस्ट बगल में टेस्ट सीरीज लगी रहती है। ठीक है, इस मासिक पैकेज को आप परचेज कर सकते हैं। महीने के एंड में आपको कंपाइल पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। कल किसी ने पूछा था कि जो मासिक पैकेज होता है, ये मासिक पैकेज तो हर महीने चेंज होता है, लेकिन इसकी वैलिडिटी कितने टाइम की होती है। तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि घटना चक्र के द्वारा जितने भी कोर्स संचालित किए जाते हैं, ठीक है, जो भी कोर्स है, चाहे वो करंट अफेयर का हो, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का हो, लोअर पीसीएस का हो, या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं, उन सब की वैधता 1 साल की होती है। 1 साल वैलिडिटी होती है। यानी कि अभी देखा जाए आप अगस्त महीने के कोर्स में एनरोल करेंगे तो अगले साल 2027 अगस्त तक आपकी वैलिडिटी बरकरार रहेगी। जब भी आप चाहें तो अगस्त 2026 का सेक्शन ओपन करिए, वीडियोस देखिए, टेस्ट दीजिए, अटेम्प्ट करिए, री अटेम्प्ट करिए, जो भी आप करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। चीजों को रिवाइज मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी महत्वपूर्ण सूचना। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिएगा, वहां पर आपको हमारा वीडियो कोर्स का जो मासिक पैकेज उसका लिंक भी मिल जाएगा और हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा। किसी प्रकार की सहायता आपको चाहिए तो आप मैसेज भी कर दीजिएगा, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी कर दूंगा। चलिए देखते हैं 6 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहली खबर क्या है, भारत और ताइवान के बीच में पहली सीधी यात्री उड़ान शुरू होगी। ठीक है, अभी तक देखा जाए जो सीधी यात्री उड़ान थी वो भारत और ताइवान के बीच में नहीं थी, लेकिन अब पहली बार है कि सीधी यात्री उड़ान संचालित की जाएगी भारत और ताइवान के बीच में। बात की जाए तो 5 अगस्त 2026 को ईवीए एयर, ठीक है, ईवीए एयर ने 1 दिसंबर 2026 से ताइपे नई दिल्ली के बीच में पहले नियमित सीधी यात्री उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। यानी कि ईवीए एयर, अब इसका संबंध कहां से है, इसका संबंध है ताइवान से। जैसे भारत में एयर इंडिया है ना, उसी प्रकार से ईवीए एयर है, ठीक है, ताइवान में। परीक्षा में पूछ सकता है सुमेलित करने के लिए, तो याद रखिएगा ईवीए एयर का संबंध ताइवान से है। और इसने घोषणा करी है कि 1 दिसंबर 2026 से ताइपे और नई दिल्ली के बीच में पहली नियमित सीधी यात्रा स्टार्ट कर दी जाएगी। यह सेवा एयर इंडिया के साथ साझेदारी से संचालित होगी, जिससे भारत के अन्य प्रमुख शहरों तक बेहतर कनेक्टिविटी, उड़ान सुविधा भी मिल सकेगी। बात की जाए तो यह पहली बार होगा जब कोई ताइवानी एयरलाइंस भारत के लिए नियमित नॉन स्टॉप यात्री सेवा संचालित करेगी। बात करें तो इस पहल से व्यापार, पर्यटन, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत ताइवान सहयोग को बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र है उसमें देखा जाए तो ताइवान को जाइंट माना जाता है, ग्लोबल जाइंट माना जाता है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये एयरलाइन की जो सुविधा है भारत और ताइवान के बीच में महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। WWE के चैंपियन है ब्रॉक लेसनर, इन्होंने देखा जाए अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। ब्रॉक लेसनर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। माना जाना नाम है, अंडरटेकर को पराजित किया था और अब पता नहीं लोग देखते नहीं देखते हैं, हम तो देखते थे। ठीक है, यहां पर बात करें 5 अगस्त 2026 को 10 बार के WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर ने 24 वर्ष लंबे पेशेवर कुश्ती करियर से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, द बीस्ट के नाम से प्रसिद्ध लेसनर 7 बार WWE के चैंपियन, 3 बार यूनिवर्सल चैंपियन, 2 बार रॉयल रंबल विजेता तथा मनी इन द बैंक विजेता भी रह चुके हैं। ठीक है, सबसे खास बात यह हो जाती है कि मैं ब्रॉक लेसनर को क्यों देखता था, द अंडरटेकर, ठीक है, उन्होंने रेसलमेनिया में द अंडरटेकर की ऐतिहासिक अपराजेय श्रृंखला समाप्त कर WWE इतिहास में यादगार रिकॉर्ड बनाया था। यानी कि अंडरटेकर को पराजित करने का कार्य ब्रॉक लेसनर के द्वारा किया गया था। यहां पर बात करें अपने करियर में उन्होंने जॉन सीना, रोमन रेंस, कर्ट एंगल तथा अंडरटेकर जैसे दिग्गज पहलवानों के विरुद्ध अनेक प्रतिष्ठित मुकाबले लड़े हैं और अब उन्होंने अपने 24 सालों का जो करियर है उसको समाप्त किया, संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए
अगली खबर देखते हैं, यहां पर देखा जाए अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया। ये जो फोटो लगी हुई है इमेज, यहां पर इमेज दूसरी लग गई है, मैं आपको बता दूं तो आप इमेजिन कर लेंगे कि किसका निधन हुआ है। प्रदीप रावत कौन है? प्रदीप रावत बेसिकली आपने गजनी मूवी देखी है ना, गजनी मूवी में जो विलन है, ठीक है, गजनी मूवी के विलन जो है वो है प्रदीप रावत, उनका निधन हो गया है। यहां पर बात करें 4 अगस्त 2026 को प्रख्यात अभिनेता प्रदीप रावत का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बात करें तो उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बी आर चोपड़ा की धारावाहिक महाभारत में अश्वत्थामा की भूमिका में की थी। जो अश्वत्थामा बी आर चोपड़ा की जो थी ना, उसमें अश्वत्थामा बने हुए थे ये। बात करें तो प्रदीप रावत ने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में अभिनय कर बहुभाषी सिनेमा में महत्वपूर्ण पहचान बनाई। यहां पर देखा जाए लगान, सरफरोशी, गजनी, ग्रैंड मस्ती और सई जैसी फिल्मों में अपने प्रभावशाली खलनायक पात्रों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध भी रहे। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। वर्ड्स विद इन क्लॉथ न्यू ऑर्डर ऑफ वुवेन मार्किंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, वुवेन मेकिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है 5 अगस्त 2026 को। कपड़ा मंत्रालय ने नई दिल्ली में वर्ड्स विद इन क्लॉथ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। देखा जाए तो यह प्रदर्शनी 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, अब ये जो 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को मनाया जाएगा। मैंने आपको बताया है कि हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 7 अगस्त के दिन मनाया जाता है। और इस बार देखा जाए कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? तो 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। यहां पर देखा जाए इसी के उपलक्ष्य में 6 से लेकर 19 अगस्त तक के लिए ये वर्ड्स विद इन क्लॉथ प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। कहां पर? नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं। प्रदर्शनी में समकालीन वस्त्र कलाकार, डिजाइनर तथा शिल्प समूह भारतीय हथकरघा एवं बुनाई विरासत को शोध आधारित तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित भी करेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1905 में, ठीक है, जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन था, उस स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? जो विदेशी वस्त्र हैं, विदेशी वस्त्रों को जलाया गया, उसके बाद में स्वदेशी को प्रमोट किया गया, और उसी जो स्वदेशी वस्त्र को प्रमोट किया गया था, उसी चीज की स्मृति में, उसी बात की स्मृति में देखा जाए तो यहां पर 7 अगस्त का जो दिन होता है, इसको राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 12वां हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। शुरुआत कब से हुई थी? तो 2015 से हुई थी। और यहां पर देखा जाए इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो बुनकरों को सम्मान देना, हथकरघा उद्योग को और ज्यादा प्रोत्साहित करना। चलिए आगे देखते हैं। मैसाचुसेट्स में 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया गया है। ठीक है, यहां पर बात करें, जो मैसाचुसेट्स है अमेरिका का एक राज्य है, ठीक है, अमेरिका का एक राज्य है, उसने जो 15 अगस्त का दिन होता है, जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, इसको इंडिया डे के रूप में घोषित किया है। बात की जाए तो अमेरिका की मैसाचुसेट्स राज्य की गवर्नर मॉर हिली ने 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित कर भारतीय मूल के लोगों के योगदान को सम्मान किया है। बात की जाए तो बोस्टन के मेयर मिशेल वू ने भी 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित करते हुए सभी नागरिकों से समारोह में भाग लेने की अपील की है। तो यहां पर देखा जाए, एक तो हो गया मैसाचुसेट्स और दूसरा हो गया बोस्टन, इन दोनों ने 15 अगस्त के दिन को इंडिया डे के रूप में घोषित किया है। बात की जाए, इस अवसर पर बोस्टन में भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना का स्वागत भी किया गया, जिससे भारत अमेरिकी संबंधों को और ज्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखा जाए अमेरिका में 50 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, जिनके विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये पॉइंट देखा जाए आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है। यूपी पीसीएस 2023 में आपसे सवाल पूछा गया था कि अमेरिका में भारतीयों का योगदान, ठीक है, जो प्रवासी भारतीय है, प्रवासी भारतीयों का, प्रवासी भारतीयों का अमेरिका के जो विकास, ठीक है, मैं एग्जैक्ट लाइन मुझे नहीं याद आ रही है क्या है, लेकिन ऐसा सवाल था, ठीक है, विकास में भूमिका, ठीक, कुछ एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल विकास था या कुछ और था, एग्जैक्ट ऐसे ही सवाल पूछा था। बेसिकली देखा जाए तो इंडियन डायस्पोरा है, अमेरिका में उसका क्या योगदान है, किस प्रकार से योगदान दे रहा है, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र करना था। जो प्रवासी भारतीय हैं, जितने भी वहाँ पर नाम मेंशन करने थे, हाईलाइट करने थे, उनसे संबंधित कौन कौन से वो योगदान दे रहे हैं, किन विशिष्ट पदों पर है, उन सारी चीज़ों का जिक्र करना था। ऐसा सवाल 2023 में यूपी पीसीएस मेंस में आपसे सवाल पूछा जा चुका है। अब मुख्य परीक्षा में यहाँ से सवाल आया हुआ है, भविष्य में आने की संभावना फिर से है। क्यों है? क्योंकि देखा जाए जो प्रवासी भारतीय है,
प्रवासी भारतीय हैं, इंडियन डायस्पोरा है, वहां से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में जीएस पेपर 2 में पूछा ही जाता है। जीएस पेपर 2 का एक फेवरेट टॉपिक है, हर बार देखा जाए तो इंडियन डायस्पोरा से संबंधित सवाल आपकी जीएस पेपर 2 में आता ही आता है। ठीक है, चाहे वो 8 नंबर में आए या फिर वो 12 नंबर में आए। ठीक, 8 या 12 नंबर। और मेंस में देखा जाए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब मेंस में आपको लिखना होता है तो रटी रटाई चीजें आपको नहीं लिखनी होती है। रटी रटाई चीजों से इतर आपको अपने आंसर को बहुत बेहतर बनाना होता है, लोगों से अलग बनाना होता है, लोगों से इतर बनाना होता है। जब आप लोगों से इतर बनाते हैं, अपने प्रश्नों को सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं, तब देखा जाए आपको यहाँ पर देखा जाए जो अच्छे नंबर हैं वो मेंस में आपको मिलते हैं। भले ही जब अब प्रश्नों को देखा जाए, लोग कह रहे हैं कि एआई से इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है एआई से इवैल्यूएट किया जाएगा, तो एआई जो है वो अद्यतन डाटा का उपयोग तो करेगा ही करेगा। अद्यतन डाटा जब उपयोग करेगा एआई, तो उसमें उसको ये भी तो पता होगा कि करंट में अभी क्या हुआ है। मैसाचुसेट्स और बोस्टन ने जो 15 अगस्त का दिन है इसको इंडिया डे के रूप में घोषित किया है, और जैसे ही आप इस पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, एआई तुरंत कहेगा कि ये डाटा जो है, ये आंसर जो है, ये अद्यतन है। ठीक है, ये जो आंसर लिखा गया है ये आंसर अद्यतन आंसर है। ठीक, ये अद्यतन आंसर है। एआई इतना तो बताएगा ही ना, और जब एआई ये बताएगा तो एग्जामिनर जब आपको नंबर देगा वहां पर, तो वो आपको अन्य लोगों से जो सिर्फ प्रवासी भारतीयों की भूमिका वर्णन करते हुए जा रहे, किताबी चीजों को लिखते जा रहे, उनसे बेहतर नंबर देने का आपको प्रयास करेगा। ठीक है, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को आपको लिखना भी होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो करंट अफेयर की हमारी क्लास होती है, ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको प्रोवाइड ही करती है, मुख्य परीक्षा के लिए आपको महत्वपूर्ण डाटा भी प्रोवाइड करती है, ताकि आप अपने मेंस के जो आंसर हैं उनको और ज्यादा इनरिच कर पाए। चलिए देखते हैं आगे। एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बने टोवेल्डो गैब्रो मरियम। ठीक है, यहां पर देखा जाए टोवेल्डे गैब्रे मरियम जो है, ठीक, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, गैब्रे मरियम, गैब्रे मरियम भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कल हमने बात किया था विली वॉल्श जो इंडिगो के सीईओ बने हैं, आज हम लोग एयर इंडिया के सीईओ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात की जाए तो एयर इंडिया ने टोवेल्डे गैब्रे मरियम को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। ठीक है, जो नियुक्तियों वाला दृष्टिकोण होता है, नियुक्तियों वाला पॉइंट होता है, उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा जाए तो वे कैंपबेल विल्सन का स्थान लेंगे तथा कंपनी का संचालन एवं रणनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। बात की जाए टेवेडे गैब्रे मरियम इससे पूर्व इथोपियन एयरलाइंस समूह के प्रमुख रह चुके हैं तथा इसे अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। यहां पर देखा जाए तो यह नियुक्ति एयर इंडिया के व्यावसायिक विस्तार, परिचालन दक्षता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से देखा जाए जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो ग्रो कर रही हैं, तो उसमें देखा जाए एयर इंडिया प्रतिस्पर्धा कर सके, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह नियुक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जो वंचित वर्ग है, ठीक, अब वंचित वर्ग में सिर्फ महिलाएं नहीं आती हैं। मैं कुछ लोगों को आंसर लिखते हुए देखता हूं, कुछ लोग आंसर लिखते हैं मुझे व्हाट्सएप करते हैं। जब वंचित वर्ग से संबंधित सवाल पूछा जाता है ना, तो उसमें वृद्ध भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, यस, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, और जो हाशिए पे संबंधित लोग हैं वो सब भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये सारी लोग वहां पर एलजीबीटी कम्युनिटी हो गया, वो सब सम्मिलित है। कुछ लोग आंसर लिखते हैं तो सिर्फ महिलाओं को फोकस करते हैं। वंचित वर्ग में जैसे कोई क्वेश्चन पूछा, किसी ने मुझे 2-3 दिन पहले क्वेश्चन लिख के भेजा था, आंसर लिख के भेजा था, और मैंने उनको समझाया भी कि वंचित वर्ग में आपके दिमाग में जो सबसे पहले आता है ना, उससे इतर आप सोचिए कि वंचित वर्ग में कौन कौन लोग हो सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, जो अपना काम खुद से नहीं कर सकते वैसे लोग, बच्चे हो गए, उसके बाद में देखा जाए जो हाशिए पे लोग रह रहे हैं वो भी वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तब उन्होंने कहा हाँ हाँ सर आप सही करें। बेसिकली होता यही है कि आप जब ऊपरी सतही ज्ञान पर जाते हैं ना, तो ऐसे ही आंसर लिखते हैं। इसी वजह से देखा जाए तो जो बहुत डायनेमिक तरीके से आंसर को लिखना होता है, और उस दृष्टिकोण से यूपी स्पेशल का जो पेपर है यूपी जीके के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और यूपी स्पेशल का जो पेपर है पेपर 5, ठीक, यूपी पेपर 5 के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं जो है इनको रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में 60 वर्ष से तथा उससे अधिक आयु की महिलाएं जो है उनको रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया है। ठीक है, ऐसे देखा जाए जो निःशुल्क यात्रा का प्रावधान होता है, अक्सर देखा जाए रक्षाबंधन का जो दिन होता है ना, रक्षाबंधन के एक दिन पहले रात्रि 12 बजे से और रक्षाबंधन वाले दिन रात्रि 12 बजे तक का जो सफर होता है वो उत्तर प्रदेश में जब से जो सरकार मौजूदा सरकार ने ये करना प्रारंभ किया था, रक्षाबंधन वाले दिन महिलाओं की यात्रा फ्री होती है और उस टाइम पे देखा जाए उनके साथ में कोई एक व्यक्ति अगर रहता है तो उस एक व्यक्ति की यात्रा भी फ्री कर दी जाती है। और वहां पर अब देखा जाए क्या होगा, जो महिलाएं हैं 60 वर्ष से अधिक आयु की, ऐसे जो कदम है ना, सामाजिक कदम, ये अक्सर केरला में उठाए जाते हैं। केरला में ऐसे कदम अक्सर उठाए जाते हैं और यहाँ पर देखा जो उत्तर प्रदेश ने पहली बार ये किया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं उनको रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बसों में पात्र महिलाओं को बिना किराया यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। योजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था भी की गई है। योजना का उद्देश्य वरिष्ठ महिलाओं को धार्मिक, चिकित्सीय तथा सामाजिक यात्राओं में आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी सुगम आवाजाही को सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। जम्मू कश्मीर बना पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और इसी के साथ देखा जाए जो जम्मू कश्मीर है ये 10वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है पूर्ण साक्षर राज्य। चलिए देखते हैं। जम्मू कश्मीर ने भारत सरकार की उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त कर लिया है तथा यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का 10वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। देखा जाए तो 99.09 सफलता दर के साथ जम्मू कश्मीर अब तक पूर्ण साक्षर घोषित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र भी बन गया है। यानी कि देखा जाए अब तक जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पूर्ण साक्षर बने हैं उनमें सबसे अधिक आबादी किसकी है, अगर ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में पूछे तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, उल्लास योजना के तहत, जो भारत सरकार की उल्लास योजना है उसके तहत देखा जाए सबसे अधिक आबादी वाला राज्य ऑब्लिक यूटी कौन है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उल्लास योजना के अंतर्गत यहां पर देखा जाए तो 18,03,317 गैर साक्षर व्यक्तियों की पहचान की गई, जिनमें से 17,86,880 ने साक्षरता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस उपलब्धि को शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए सभी शिक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों को बधाई भी दी है कि जम्मू कश्मीर 10वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है उल्लास योजना के अंतर्गत, जिसने पूर्ण साक्षरता दर हासिल कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित शिक्षाविद डी.वाई. पाटिल का निधन हो गया। यहां पर बात की जाए तो पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात शिक्षाविद तथा त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल डी.वाई. पाटिल का 90 वर्ष की आयु में कोल्हापुर महाराष्ट्र में निधन हो गया। ठीक है, इनका देखा जाए बेसिकली ये महाराष्ट्र से ही थे डी.वाई. पाटिल और त्रिपुरा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा डी.वाई. पाटिल। परीक्षा में सवाल कैसे पूछेगा, हाल ही में डी.वाई. पाटिल का निधन हो गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं थे, ऐसा सवाल पूछे और वहां पर ऑप्शन रहेगा ए, बी, सी, डी। एक में दे दिया है त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो यहां पर देखा जाए सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके नहीं रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं रहे हैं। बाकी देखा जाए जो 3 राज्य हैं त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल, इसके पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। बात की जाए तो वे कोल्हापुर के महापौर 1957 से 62 तक, महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य 1967 से 78 तक तथा शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। बात की जाए तो उन्होंने डी.वाई. पाटिल समूह की स्थापना की, जिसके अंतर्गत 182 से अधिक शिक्षण संस्थान, 7 विश्वविद्यालय तथा अनेक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान जो है संचालित किए जा रहे हैं वर्तमान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित अनेक नेताओं ने उनके निधन पर देखा जाए शोक व्यक्त किया है। आगे बात करें ऑपरेशन त्रिशूल। अब ये जो ऑपरेशन त्रिशूल है 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधी भारत लाए गए इसके तहत। यहां पर बात की जाए तो महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है और संसद सत्र के दौरान इस ऑपरेशन त्रिशूल का जिक्र किया गया, जिससे संबंधित पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इस वजह से इसको यहां पर चर्चा किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन त्रिशूल के तहत पिछले 7 वर्षों में 36 देशों से 274 भगोड़े
जो अपराधी हैं उनको भारत वापस लाया गया है। भगोड़ों की पहचान एवं लोकेशन का पता लगाने के लिए सैटेलाइट तकनीकी तथा डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खोज अभियान भी चलाया गया। बात की जाए तो 2019 से 2026 के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 17,874 करोड़ रुपए की संपत्ति भी दर्ज की गई तथा पीड़ितों को 18,762 करोड़ रुपए लौटाए भी गए। यहां पर देखा जाए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इंटरपोल और भारत पोल के माध्यम से राज्यों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बीच में समन्वय को मजबूत कर भगोड़े की गिरफ्तारी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो भगोड़े हैं उन भगोड़ों को वापस लाने के लिए, ठीक है, जो जैसे नीरव मोदी इत्यादि हो गए, उन सबको वापस लाने के उद्देश्य से यह ऑपरेशन त्रिशूल संचालित किया जा रहा है गृह मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आईएमएफ का अनुमान वर्ष 2028-29 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी। ठीक है, ये आप एक साल पहले, 2 साल पहले तक, जब तक 2024 चल रहा था, वहां तक आपने सुना होगा कि 2024 में जो भारत की इकॉनमी है उसको 5 ट्रिलियन डॉलर की बनानी है। ऐसी खबरें परीक्षा में मतलब न्यूज़पेपरों में रहती थी। लेकिन यहां पर जो आईएमएफ का अनुमान है वो कुछ और कहता है। आईएमएफ का अनुमान क्या कह रहा है कि आईएमएफ का अनुमान है कि 2028-29 लग जाएंगे भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होने में। और ये बात किसने, यहां पर देखा जाए 4 अगस्त 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2028-29 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है लगभग 5.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। यह अनुमान वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस अप्रैल 2026 पर आधारित है, जिसमें भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल होने का संकेत भी दिया गया है। बात की जाए सरकार के विकास रणनीति में कृषि उत्पादकता, विनिर्माण, यहां पर देखा जाए एमएसएमई, अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, कर सुधार, नवाचार, डिजिटलीकरण और मानव पूंजी को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया है। इसी क्रम में कराधान तथा अन्य जो विधियां हैं, ठीक है, कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश, ठीक है, विदेशी निवेश आकर्षित करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक, तो यहां पर यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आईएमएफ का रिपोर्ट है, आईएमएफ का अनुमान है, वो कब तक कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की होगी 2028-29 तक। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में भारतीय वायुसेना का रोटर क्लैप थर्ड अभ्यास आयोजित किया गया। अब ये जो रोटर क्लैप थर्ड अभ्यास है, इसका आयोजन कहां पर किया गया, परीक्षा में पूछ सकता है, तो इसका आयोजन कहां पर, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया। भारतीय सेना के काउंट यूएस जो ड्रोन रोधी अभ्यास है, इसका नाम है रोटर क्लैप थर्ड। ठीक है, काउंटर यूएस ड्रोन रोधी अभ्यास है, नाम क्या है इसका, रोटर क्लैप थर्ड। इसका आयोजन कहां पर, पोखराड़ फील्ड फायरिंग रेंज, किसके द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया। बात की जाए अभ्यास का उद्देश्य ड्रोन खतरों के विरुद्ध परिचालन अवधारणाओं के परीक्षण, रणनीतियों का परिसंस्करण, उसके बाद देखा जाए अंतर संचालन क्षमता तथा त्वरित प्रक्रिया क्षमता को सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से रोटर क्लैप थर्ड का आयोजन किया गया। बात की जाए अभ्यास में AH-64 अपाचे, MI-25-35 प्रचंड, CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर, उसके बाद में देखा जाए MI-17 तथा ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने भाग लेकर लाइव मिसाइल तथा रॉकेट फायरिंग का प्रदर्शन भी किया। अभ्यास के दौरान सटीक हमला, टोही, सैनिक तैनाती, घायलों की निकासी और काउंटर ड्रोन अभियान संचालित कर आधुनिक युद्ध क्षेत्र के लिए परिचालन तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत किया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन से सुअर पालन को राहत मिली है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो भारत में सुअर पालन था, इसको सबसे ज्यादा खतरा किससे रहता था, जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर है ना, स्वाइन फीवर, उससे रहता था। अब इसके लिए भारत ने पहली बार स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर ली है। भारत ने पहली बार स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है, किसके लिए, अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो पशुपालन है इसको राहत मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर के विरुद्ध भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है, जिसकी आधिकारिक घोषणा 4 अगस्त 2026 को की गई। यहां पर देखा जाए यह वैक्सीन CSIR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु निरोग संस्थान भोपाल के द्वारा विकसित किया गया है। अब याद रखना है कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहां पर अवस्थित है, भोपाल में अवस्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके द्वारा विकसित है MA-104 सेल लाइन आधारित लाइव
एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। बात की जाए तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर सुअरों में अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग होता है जो मनुष्य को संक्रमित नहीं करता है लेकिन सुअर पालन में भारी आर्थिक क्षति का कारण बनता है। बात की जाए तो यह वैक्सीन 8 सप्ताह से अधिक आयु के स्वस्थ सुअरों के लिए 1 मिलीलीटर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में दी जाती है तथा 14 दिन बाद बूस्टर डोज भी दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। केंद्र में शीर्ष नौकरशाही नेतृत्व में 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। यहां पर बात की जाए 5 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन तथा गृह सचिव जो है गोविंद मोहन क्वात्रा को, यहां पर देखा जाए इनको 1 वर्ष का कार्यकाल इनका बढ़ाया है। देखा जाए तो टीवी सोमनाथन भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक हैं जो मंत्रालयों के बीच में समन्वय, नीति कार्यान्वयन तथा कैबिनेट सचिवालय का संचालन करते हैं। वहीं पर बात करें गोविंद मोहन के बारे में तो गोविंद मोहन गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं तथा आंतरिक सुरक्षा, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र शासित प्रदेशों एवं सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों का दायित्व संभालते हैं। गोविंद मोहन की सेवा विस्तार 22 अगस्त 2027 तक फंडामेंटल रूल 56D और अखिल भारतीय सेवा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1958 के नियम 16(1) में छूट देकर स्वीकृति प्रदान की गई है। अब ये छूट किस नियम के तहत दी गई ये मत याद रखिए, सिर्फ इतना याद रखिए कि जो गोविंद मोहन है ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख है और वहीं पर देखा जाए जो टीवी सोमनाथन है ये भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक है जो मंत्रालयों के बीच में समन्वय, नीति क्रियान्वयन तथा कैबिनेट सचिवालय का कार्यभार संभालते हैं, संचालन करते हैं। ठीक है, इन दोनों लोगों को देखा जाए, गोविंद मोहन को गृह सचिव तथा कैबिनेट सचिव, टीवी सोमनाथन को 1-1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है। ठीक, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल, महत्वपूर्ण करंट अफेयर के पॉइंट्स। कुछ सवाल है, आइए देखते हैं। पहला सवाल क्या है, 1 दिसंबर 2026 को ताइपे नई दिल्ली के बीच में पहली नियमित सीधी यात्रा उड़ान कौन सी एयरलाइन शुरू करेगी? चाइना एयरलाइन, EVA एयरलाइन, एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस। क्वेश्चन नंबर 2 मिस हो गया है तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का 10वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है या फिर दिल्ली है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? ICAR-NIHSAD भोपाल, ICMR नई दिल्ली, NDRI करनाल या फिर IVRI इज्जतनगर। और अंतिम सवाल है, 5वां सवाल, 1-2 अगस्त 2025 को राजस्थान में भारतीय वायुसेना ने काउंटर UAS अभ्यास कौन सा आयोजित किया? तरंग शक्ति थर्ड, रोटर क्लैप थर्ड, वायु शक्ति थर्ड या फिर गड़ो शक्ति थर्ड। ठीक है, तो कौन सा अभ्यास था? जो बेसिकली देखा जाए तो ड्रोन रोधी अभियान था, ड्रोन रोधी अभ्यास था। उस ड्रोन रोधी अभ्यास के बारे में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। और जब आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से लिखना है कि आज का आपका टास्क जो है करंट अफेयर का वो कंप्लीट होता है और उसके लिए आपको लिखना होता है डेली वीडियो में डन, यानी कि आज का जो वीडियो है वो हो जाता है आपका कंप्लीट। ठीक, तो इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण खबरें थी 5 अगस्त की आपके न्यूज़पेपर से संबंधित, महत्वपूर्ण वेबसाइटों से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन सबको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद करिएगा। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हैं। कमेंट करिएगा, डन जरूर लिखिएगा जिससे आपका टास्क जो हो डेली कंप्लीट होता रहे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।